Welcome to our YouTube channel Exam Bits। हम अपनी वीडियो सीरीज ऑन फोर्ट्स ऑफ राजस्थान यानी राजस्थान के किले की सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे चित्तौड़गढ़ फोर्ट के बारे में, चित्तौड़गढ़ के किले के बारे में। आपने चित्तौड़ के बारे में सुना होगा कि गढ़ हो तो चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ैया। ऐसा क्यों कहा जाता है चित्तौड़ के किले के लिए? वैसे तो राजस्थान में और पूरे भारत में कई किले हैं, लेकिन चित्तौड़ के किले को कई बातें खास बनाती है। उनमें से कुछ है इस किले की जो बनावट है, यहाँ की जो शिल्प कला है, इस किले का जो इतिहास है, जो संस्कृति है, वो इस किले को एक खास जगह देती है। हम अपने आगे आने वाली स्लाइड्स में देखेंगे कि वो क्या क्या चीजें हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देख रहे हैं, ये है राजस्थान का नक्शा। ये है हमारी राजधानी जयपुर और यहाँ है हमारा चित्तौड़गढ़, और इसी चित्तौड़गढ़ जिले में है हमारा चित्तौड़ का फोर्ट। इस तरह से मैप को देखना जरूरी है ताकि हमारे दिमाग में अच्छे से बैठ जाए चीज़ों की लोकेशन। हम जिस भी चीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं, हम जिस भी जगह के बारे में पढ़ रहे हैं, हमारे माइंड में क्लियर होना चाहिए कि आखिर वो राजस्थान में या भारत में किस जगह पर है। तो अब हमें क्लियर है कि यहाँ पर है चित्तौड़गढ़। आगे चलते हैं। अब चित्तौड़गढ़ के कई नाम हैं। प्राइड ऑफ राजस्थान यानी कि राजस्थान का गौरव, हेड ऑफ ऑल द फोर्टिफिकेशंस ऑफ राजस्थान यानी राजस्थान के सभी दुर्गों का सिरमौर, और चित्रकूट फोर्ट यानी चित्रकूट दुर्ग। ये इसके कुछ टाइटल्स है, कुछ इसे उपाधि दी गई है। अब राजस्थान का गौरव हम इस किले को कहते हैं, लेकिन और भी कई चीजें हैं राजस्थान में जो राजस्थान का गौरव कहलाती हैं। उदाहरण के तौर पे खेजड़ी जो वृक्ष है वो भी राजस्थान का गौरव कहलाता है। तो आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। किलों के अंदर हमने इसे कहा है कि ये राजस्थान का गौरव है। ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, 2013 के अंदर बनाई गई थी, यानी यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल। आप डेट भी चाहे तो याद रख सकते हैं। डेट है इसकी 21 जून, ये भी आप याद रख सकते हैं। और ये तो एक किला है जो हमारे राजस्थान का विश्व धरोहर है, लेकिन ऐसे कुछ और किले हैं जो इसी किले के साथ में जिन्हें विश्व धरोहर बनाया गया था 2013 में। तो वो कौन से किले हैं? अगर आप जानते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में उनका नाम जरूर लिखिए। आप इस मैप को पहले ध्यान से देखिए। ये आपको एक उठाव सा दिख रहा होगा। ये क्या है? ये है एक पठार, एक प्लाटू है। जिस प्लाटू या पठार के ऊपर चित्तौड़गढ़ का किला बना हुआ है उसका नाम है मीसा प्लाटू, मीसा पठार। इसका जो शेप है, इसकी जो आकृति है, वो एक व्हेल मछली की तरह है। देखिए, ये देखिए, इस तरीके से मानो कोई व्हेल मछली हो, इस तरीके का इसका आकार है। ये जो चित्तौड़ का किला है, ये बहुत पुराना किला है और ये 7वीं शताब्दी में बनाया गया था। किसके द्वारा बनाया गया था? एक रूलर थे, राजपूत रूलर, जिनका नाम था चित्रांगद मौर्य। चित्रांग मौर्य भी कह सकते हैं, चित्रांगद मौर्य भी कह सकते हैं। थोड़ा सा प्लाटू या पठार को मैं क्लियर कर देती हूँ। ये मान लीजिए कोई समतल भूमि है, इसके ऊपर अगर इस तरह की आकृति है तो ये हम कहेंगे कि ये छोटा हिल है या गिरी है। अगर बहुत बड़ी इस तरह की आकृति है तो ये बहुत बड़ा माउंटेन हो गया, बहुत बड़ा पहाड़ हो गया। लेकिन अगर इस तरह की आकृति है तो ये होता है आपका पठार, या कहें आपका प्लाटू होता है। और इसी तरह के पठार पे, जो मीसा पठार है, उसके ऊपर दुर्ग बना हुआ है इस तरीके से। तो उम्मीद है इससे आपको क्लियर हो गया होगा कि पठार क्या है, और इस पठार का नाम आपको याद रखना है मीसा प्लाटू, मीसा पठार। आपको पहले ये चित्र ध्यान से देखना है। यहाँ पे आप देख रहे हैं दो नदियां यहाँ पे मिल रही हैं, और चित्तौड़गढ़ का जो किला है वो यहाँ पे है। अब ये नदियां कौन सी हैं? ये नदियां है बेड़च नदी और गंभीरी नदी। इन दोनों के संगम के बिल्कुल पास में नहीं, लेकिन थोड़ा सा दूर है बना हुआ हमारा चित्तौड़ का किला। तो ये आपको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आखिर वो कौन सी नदियों के संगम के किनारे पे बसा हुआ है हमारा चित्तौड़ का किला।
आगे चलते हैं। ये राजस्थान का सबसे बड़ा किला है, लार्जेस्ट फोर्ट ऑफ राजस्थान, ये आपको याद रखना है। और ये लार्जेस्ट लिविंग फोर्ट भी है राजस्थान का। लिविंग फोर्ट का मतलब होता है कि वहां अभी भी लोग रह रहे हैं। अब किला, ये जो एरिया है इस किले का, ये इतना बड़ा है, इसके अंदर कहीं फोर्ट है, कहीं दूसरे महल है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि इनमें लोग रह रहे हैं। यहाँ कुछ छोटे छोटे घर होंगे, वहां पे लोग रह रहे हैं। तो इसलिए ये है राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट। ये राजस्थान का एकमात्र दुर्ग है जिसमें कृषि होती है, खेती होती है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इन तीनों ही पॉइंट से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं, तो आपको ये याद रखना है। चित्तौड़ फोर्ट तक जाने के लिए जो रास्ता जाता है उसमें 7 बड़े दरवाजे हैं, 7 गेट्स हैं, जिन्हें पॉल कहा गया है। ये पॉल यहाँ से शुरू होते हैं आपके। सबसे पहला पॉल आता है आपका पदन पॉल, उसके बाद में जो रास्ता है उसके बाद आता है आपका भैरव पॉल, उसके बाद आता है आपका हनुमान पॉल, उसके बाद में आता है आपका गणेश पॉल, उसके बाद में यहाँ से टर्न के बाद में ये है आपका जोड़ला पॉल, जो इसमें नहीं दिख रहा है क्लियरली, लेकिन ये है जोड़ला पॉल। इसके बाद में आता है लक्ष्मण पॉल और फिर आता है आपका राम पॉल। यहाँ से एक तरह से मेन एरिया के अंदर एंटर हो चुके हैं हम। तो ये 7 वो दरवाजे हैं जिन्हें पहले आपको पार करना पड़ता है। अब जो यहाँ का ईस्टर्न गेट है, यानी कि जो पूर्वी द्वार है, वो है आपका सूरज पॉल। तो ये तो अपने आप में एक क्वेश्चन बन सकता है। और इन 7 दरवाजों के नाम भी हमें ध्यान रखने हैं, क्योंकि इस तरह के से भी पूछा जा सकता है कि पॉल के नाम दे दिए और पूछा गया कि ये किस किले के अंदर है, तो हमें इनका नाम भी याद रखना है। इस तरीके का होता है, जैसे ये राम पॉल है तो इस तरीके का ये हमारा पॉल होता है, इतना बड़ा इसका ये गेट है। अब जो हमारे पॉल है उनसे जुड़ी हुई कुछ बातें हैं जो हमें एग्जाम के लिए याद रखनी है, वो ये है, जैसे पदन पॉल की बात करें तो पदन पॉल की एंट्री से पहले एक छतरी बनी हुई है। छतरी होता है एक फ्यूनररी मॉन्यूमेंट, एक स्मारक है ये, जो बना हुआ है रावत बाग सिंह का। ये आपको याद रखना है क्योंकि ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। जो भैरव पॉल है उनके पास में जिनकी छतरियां हैं वो है कल्लाजी राठौड़ और जयमल। इन दोनों की छतरियां भैरव पॉल के पास में है। अगला है हमारा राम पॉल। यहाँ पर है पत्ता स्मारक, या कहीं जगह पे फत्ता स्मारक भी है, मेमोरियल ऑफ पत्ता। ये राम पॉल के पास में है। अकबर की सेना से लड़ते हुए इसी स्थान पर पत्ता वीरगति को प्राप्त हुए थे। अब कुछ इम्पोर्टेंट टेम्पल्स, जो महत्वपूर्ण मंदिर है किले के अंदर, उनको देखते हैं। तो इसमें सबसे पहला है तुलजा भवानी टेम्पल। ये तुलजा भवानी मंदिर, और यहाँ पास में हम देख सकते हैं कुमारिया तलाई बनी हुई है। ये मंदिर जो है ये बंदीर ने बनवाया है। और ये जो तुलजा माता है, तुलजा भवानी है, ये शिवाजी की कुलदेवी है। तो ये बातें आपको तुलजा भवानी के मंदिर के बारे में याद रखनी है। अभी यहाँ पर जो कलिका माता का मंदिर है वो पहले सूर्य मंदिर हुआ करता था, सन टेम्पल हुआ करता था। ये बनवाया था मानमोरी मौर्य ने 8वीं सदी के अंदर, और इस मंदिर में 12वीं सदी में कालिका माता की मूर्ति को स्थापित किया गया। तो ये आपको याद रखना है। अगला मंदिर है हमारा समधीश्वर टेम्पल या समित्वेश्वर टेम्पल। इसका निर्माण कराया था राजा भोज ऑफ मालवा ने। मालवा के राजा भोज ने करवाया था, और कौन सी शैली में कराया था? नगर शैली के अंदर उन्होंने करवाया था। मंदिर बनाने की ये जो आर्किटेक्चर है ये मेन 2 तरह के हुआ करते थे, नगर स्टाइल और द्रविडियन स्टाइल। नगर स्टाइल जो था वो आपके नॉर्थ इंडिया के अंदर बहुत फेमस है, और जो द्रविडियन स्टाइल है वो साउथ के अंदर बहुत फेमस है। आने वाली वीडियोस में हम टेम्पल आर्किटेक्चर को भी अच्छे से देखेंगे, पर अभी हमें ये ध्यान रखना है कि ये मंदिर इस शैली में बनवाया गया था। बाद में मोकल ने इस मंदिर का फिर से पुनर्निर्माण करवाया, जिस कारण इसे मोकल का मंदिर भी कहते हैं। तो ये बातें हमें याद रखनी है। अगर इस चित्र में आप ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखेगा जौहर प्लेस, यानी जौहर स्थल जहाँ रानियां जौहर करा करती थी। आगे देखते हैं। अब यहाँ पे कुछ और टेम्पल्स हैं, जैसे
मीरा टेम्पल, आपको नाम याद रखना है ज़्यादातर तो कि कौन कौन से टेम्पल्स हैं, क्योंकि ये नाम देखकर भी पूछ सकते हैं कि कौन से किले में ये मंदिर है। मीरा टेम्पल है, सतबीस देवरी है। सतबीस मतलब सात मतलब सात, 20 मतलब ये 20। और यहाँ पे बनी हुई है छोटी छोटी देवरियां, जो कि किन्हें समर्पित है? जैन तीर्थंकर्स को समर्पित है। कुंभश्याम टेम्पल, इनिशियली ये शिव टेम्पल था, मतलब शिव मंदिर था ये शुरुआत के अंदर। राजा कुंभा ने इस मंदिर का फिर पंचायतन शैली में पुनर्निर्माण करवाया था, कुंभाश्याम टेम्पल का। तो ये नाम आपको याद रखने हैं। अब देखते हैं कुछ फेमस बावड़ी या तालाब या जिन्हें कुंड भी कहते हैं, वो कौन कौन से हैं चित्तौड़ के दुर्ग के अंदर। तो ये बस आपको नाम याद रखने हैं। ये मैंने मैप इसलिए दिया है ताकि आप अच्छे से इन्हें दिमाग में बिठा सके, क्योंकि जितने ज़्यादा आप इमेजेस देखते हैं उतने लंबे समय के लिए आप चीज़ों को याद रख सकते हैं। तो जिनके नाम आपको ज़्यादा ध्यान रखने हैं वो है फत्ता टैंक, हाथी कुंड, घी की बावड़ी, तेल की बावड़ी, ये आपका गौमुख कुंड हो गया। इसके बाद में यहाँ आपका रतन सिंह टैंक हो गया, राठौड़िया टैंक हो गया, यहाँ पे सूरज कुंड हो गया। तो ये सारे आपको याद रखने हैं। आप इन सब के स्क्रीनशॉट्स भी ले सकते हैं कि जब भी आपको फ्री टाइम मिले आप इन्हें देख के रिविजन कर सकते हैं। चित्तौड़ के दुर्ग में कई फेमस मॉन्यूमेंट्स भी हैं, कुछ स्मारक हैं जिनके नाम हमें याद होने चाहिए, जैसे कि रतन सिंह पैलेस, हिंगलू आहाड़ा, फतेहमल भामाशाह की हवेली, रामपुरा हवेली, राव रणमल की हवेली, नवलखा महल, और ये है पद्मिनी महल। देखिए ये जलाशय के बीच में है। अब आप इसे देखेंगे तो आप इसे याद रख पाएंगे कि हाँ पद्मिनी महल कैसा दिखता है। ये है गोरा बादल महल, कुंभा पैलेस। तो इन जगहों के नाम आपको याद रखने हैं। दशरथ शर्मा जो कि एक बहुत फेमस हिस्टोरियन यानी इतिहासकार थे, उनके हिसाब से चित्तौड़गढ़ का जो प्रथम विजेता था, जो फर्स्ट विनर जिसे हम कह सकते हैं, वो है जैत्र सिंह। यहाँ पे जिक्र हो रहा है बैटल ऑफ भुताला का, भुताला के युद्ध का। अब ये युद्ध किन के बीच हुआ था? ये हुआ था इल्तुतमिश और जैत्र सिंह के बीच में। इल्तुतमिश कौन थे? इल्तुतमिश थे दिल्ली सल्तनत के बादशाह, जो कि थे गुलाम वंश से, यानी कि स्लेव डायनेस्टी से तो थे। इनके बीच में युद्ध हुआ था। जैत्र सिंह जीत गए थे ये युद्ध, लेकिन इस युद्ध की वजह से जो नागदा थी वो बिल्कुल पूरी तरीके से तबाह हो गई थी। तब जैत्र सिंह ने अपनी नई राजधानी बनाया था चित्तौड़ को। इसीलिए दशरथ शर्मा इन्हें कहते हैं प्रथम विजेता चित्तौड़ के। तो ये हमें याद रखना है। अब हम देखते हैं चित्तौड़गढ़ के साके, जो चित्तौड़ में साके हुए थे। सबसे पहला साका जो हुआ था वो हुआ था रतन सिंह के काल में हुआ था, और आक्रमणकारी कौन था? वो था अलाउद्दीन खिलजी। और इस समय जो जौहर किया था वो किया था रानी पद्मिनी ने, और ये बात है 1303 की। इसके बाद जो चित्तौड़ का दूसरा साका हुआ था वो हुआ था विक्रमादित्य के काल में हुआ था। लेकिन इस वक्त विक्रमादित्य के सेनापति जो कि बाघ सिंह थे, उनके नेतृत्व में केसरिया हुआ था। और जो रानी जिन्होंने जौहर किया था वो थी रानी कर्मावती, और आक्रमणकारी थे बहादुर शाह। अब ये केसरिया क्या होता है? तो साके के दो हिस्से होते हैं, एक होता है केसरिया, एक होता है जौहर। केसरिया के अंदर ये होता है कि जो जो भी राजा है या जो भी पुरुष सिपाही है वो युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। और जौहर के अंदर जितनी भी रानियां होती हैं वो अपने प्राणों का त्याग कर देती हैं। वो अग्नि में अपने प्राणों का त्याग कर सकती हैं, या वो जल में भी कूदकर अपने प्राणों का त्याग कर सकती हैं। तो जब ये दोनों चीजें होती है, केसरिया और जौहर, तब हम कहते हैं कि एक साका हुआ है। और चित्तौड़ का जो तीसरा साका हुआ था वो हुआ था उदय सिंह के काल में। लेकिन इस वक्त भी यहाँ पे जिनके नेतृत्व में केसरिया होता वो थे जयमल और फत्ता। आक्रमणकारी थे अकबर, और जिन रानियों ने जौहर किया था वो थी फूल कंवर और गुलाब कंवर। फूल कंवर और गुलाब कंवर उदय सिंह की रानियां नहीं थी। जो फूल कंवर थी वो फत्ता जो थे उनकी पत्नी थी। तो ये तीन जो साके हैं इनके आपको
ये ईयर अच्छे से याद रखने हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन इन्हीं के अंदर होता है। ये हम फिर भी याद रख सकते हैं कि शासक कौन था या आक्रमणकारी कौन था और कौन सी रानी थी जिन्होंने जौहर किया था। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 1303 के साके के बाद में अलाउद्दीन खिलजी ने जो हमारा चित्तौड़ का किला था वो कब्जा लिया था और उसके बाद उसने ये किला अपने पुत्र खिज्र खां को दे दिया था और इसीलिए चित्तौड़ फोर्ट का नाम बदल के रख दिया गया था खिजराबाद। ये भी सवाल आपका आ सकता है कि वो कौन सा किला है जिसका नाम खिजराबाद रख दिया गया था बाद में। वो है हमारा चित्तौड़ का किला। तो अब देखते हैं विजय स्तंभ, जिसे विक्ट्री टावर भी कहा जाता है, ये बनवाया था राणा कुंभा ने और उन्होंने ये बनवाया था अपनी जीत के उपलक्ष्य में और उन्होंने लड़ाई करी थी जिसका नाम है बैटल ऑफ सारंगपुर। ये लड़ाई हुई थी महमूद खिलजी के बीच में और राणा कुंभा के बीच में। तो इसी जीत को कोमेमोरेट करने के लिए ये विजय स्तंभ बनाया था उन्होंने। विजय स्तंभ के अब जो वास्तुकार थे, जो आर्किटेक्ट थे, उनका नाम था जैता। ये नाम तो आपको याद रखना ही रखना है, लेकिन उनके 3 पुत्र भी थे जिन्होंने मदद करी थी उन्हें। उनका नाम था नापा, पूंजा और पोमा। ये आपको याद रखना है। महाराणा कुंभा को मॉडर्न मेकर भी कहा जाता है, किसका? चित्तौड़ के फोर्ट का। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। हालांकि ये जो पॉइंट है आपका, महाराणा कुंभा मॉडर्न मेकर है या आधुनिक निर्माता, ये विजय स्तंभ का नहीं पॉइंट है, ये पूरे चित्तौड़गढ़ के लिए है, लेकिन याद हमें रखना ही है। अब विजय स्तंभ जो है वो एक 9 मंजिल की मीनार है, 9 स्टोरी टावर है। इसकी हाइट 37 मीटर या कहे 122 फीट की है। ये सारे पॉइंट्स छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, लेकिन इनसे सवाल बन जाते हैं। इसके अंदर कितनी सीढ़ियां हैं? 157। इसकी 8वीं मंजिल के ऊपर कोई भी मूर्ति नहीं है, जबकि इसे कहा जाता है मूर्तियों का अजायब घर, यानी कि म्यूजियम। इतनी सारी मूर्तियां हैं इसके अंदर, लेकिन सिर्फ 8वीं मंजिल ऐसी है जिसके ऊपर कोई भी मूर्ति नहीं है। इसका जो तीसरा फ्लोर है उसके ऊपर 9 बार अल्लाह शब्द लिखा है, और कौन सी भाषा में? अरेबिक भाषा में, अरबी भाषा के अंदर। ये बना है रेड सैंडस्टोन का, यानी कि लाल बलुआ पत्थर का बना है, और थोड़ा व्हाइट मार्बल भी इसके अंदर यूज हुआ है। ये टावर डेडिकेटेड है लॉर्ड विष्णु को, भगवान विष्णु को, और इसके पहले फ्लोर पर एक विष्णु का मंदिर भी है। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो हमें सबसे ज्यादा कंफ्यूज कर सकती है वो है कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, क्योंकि विजय स्तंभ के अलावा एक कीर्ति स्तंभ भी है चित्तौड़ के फोर्ट में। इसलिए हमें लगेगा कि कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति तो कीर्ति स्तंभ में होनी चाहिए, लेकिन वो प्रशस्ति है विजय स्तंभ के अंदर। ये 9th स्टोरी यानी सबसे ऊपर की मंजिल पर है। ये बनाई किसके द्वारा गई थी? अत्रि और महेश। महेश अत्रि के पुत्र थे। अगर ऑप्शन में कभी अत्रि और महेश नाम न आए तो वहां ऑप्शन होगा अभी कवि। आपको फिर ऑप्शन में टिक करना है अभी कवि। इस प्रशस्ति के अंदर जो राणा कुंभा थे उनकी विक्ट्रीज यानी उनकी जीत का, उनकी विजयों का विवरण करा हुआ है। तो ये है कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, जो कि कीर्ति स्तंभ में ना होकर कहाँ है? विजय स्तंभ के अंदर है। अब कुछ जो इतिहासकार हैं उन्होंने विजय स्तंभ के लिए कुछ बातें कही हैं जो हमें याद रखनी है एग्जाम के लिए। जैसे कुतुब मीनार से भी श्रेष्ठ है ये कहा कर्नल जेम्स टॉड ने, रोम के टार्जन के समान है ये कहा फर्ग्यूसन ने, हिंदू प्रतिमा शास्त्र की अनुपम निधि ये कहा आरपी व्यास ने, संगीत की भव्य चित्रशाला ये कहा डॉक्टर सीमा राठौर ने, पौराणिक देवताओं का अमूल्य कोश ये कहा गौरी शंकर ओझा ने, लोक जीवन का रंगमंच ये कहा गोपीनाथ शर्मा ने, और विष्णु ध्वज ये कहा उपेंद्रनाथ डे ने। तो ये आपको याद रखने हैं क्योंकि इससे सीधा ही क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। कुछ सवाल देखते हैं। Which is the first monument of Rajasthan on which the postal stamp of 1 rupee was issued on 15th August 1949? सेकेंड क्वेश्चन है आपका, What is the symbol of Rajasthan and the Board of Secondary Education Rajasthani? यानी राजस्थान का पहला स्मारक कौन सा है जिस पर 15 अगस्त 1949 को 1 रुपए का डाक टिकट जारी किया गया था, और राजस्थान और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का, और राजस्थान पुलिस का। यहाँ पे राजस्थान पुलिस पे होना चाहिए,
का प्रतीक क्या है? तो वो है हमारा विजय स्तंभ। ये आप देख सकते हैं राजस्थान पुलिस का जो सिंबल है ये यहाँ पे विजय स्तंभ बना हुआ है। ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी बोर्ड ऑफ सेकेंडरी राजस्थान, यहाँ पे भी बना हुआ है विजय स्तंभ। और ये है वो डाक टिकट जो जारी हुआ था 1 रुपए का। तो इसलिए अब आपको ये तीनों ही याद रह जाएंगे। आप चाहे तो वापस से सवालों को पढ़ सकते हैं। अब आता है हमारा कीर्ति स्तंभ। कीर्ति स्तंभ विजय स्तंभ से काफी पहले बन चुका था। ये तो 12वीं सदी के अंदर ही बन गया था। कीर्ति स्तंभ 7 मंजिला है, जबकि हमारा विजय स्तंभ 9 मंजिला था। ये 22 मीटर या कहिए 72 फीट की इसकी हाइट है। कीर्ति स्तंभ बनवाया किसने था? कीर्ति स्तंभ बनवाया था एक जैन व्यापारी, एक जैन मर्चेंट जिनका नाम था जीजा बगेरवाल। इन्होंने ये बनवाया था। कीर्ति स्तंभ जो समर्पित है, डेडिकेटेड है, ये है ऋषभ देव को, जिन्हें आदिनाथ भी कहा जाता है और ये पहले तीर्थंकर है। अब बारी आती है कुछ और चीजों की जो दुर्ग से जुड़ी हुई हैं, जैसे कि लखोटा बारी या लखोटा विंडो या लाखोटा बारी भी कहते हैं। तो अब इस दुर्ग के अंदर देखिए, ये वेलनुमा आकृति है, ये यहाँ पे पड़ती है आपकी लखोटा विंडो। इस किले के यहाँ पे ये जो उत्तरी द्वार है, यहाँ पे ये है आपका लखोटा बारी। तो ये भी आपको याद रखना है कि किस दुर्ग में आखिर लखोटा बारी है, तो हमारे चित्तौड़ के दुर्ग में है। और आपने नाम सुना होगा एक मोहर मगरी का। ये मोहर मगरी क्या है? ये एक आर्टिफिशियल यानी कि कृत्रिम टीला है। जब अकबर की सेना ने अटैक कर दिया था चित्तौड़ पे, तब उन्हें ये जो जगह थी, जो मोहर मगरी की जगह थी, ये उन्हें सबसे ज्यादा सही लगी कि यहाँ से आक्रमण कर सकते हैं। ये जगह यहाँ पर है, लेकिन उस टीले की ऊंचाई थोड़ी कम थी, तो उन्होंने उस टीले की ऊंचाई उस पर मिट्टी डालकर बढ़ा दी। इसे मोहर मगरी नाम ही इसीलिए मिला क्योंकि जो वहाँ पे मजदूर थे, उन्हें ये कहा गया कि हर एक मिट्टी की टोकरी जो वो डालेंगे उसके बदले उन्हें एक सोने की मोहर मिलेगी। तो इस तरीके से इस मगरी का नाम मोहर मगरी पड़ गया। तो ये आपको याद रखनी है। आज के लिए इतना ही। आप किसी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। ये वीडियो कैसा लगा आपको ये भी बताइए। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।